वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को डिस्कस करेंगे। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट को, फिर कॉस्ट टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट को, और फिर अमॉर्टाइजेशन एंड इम्पेयरमेंट को। बेसिक कॉन्सेप्ट आप इस पूरी वीडियो का ये जहन में रखेंगे कि कुछ कॉस्ट एक्सपेंस बन जाती हैं फ़ौरन, कुछ कॉस्ट एसेट बनती हैं, और फिर जो कॉस्ट एसेट के तौर पे रिकग्नाइज की जाती हैं उनको भी मैचिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक एक्सपेंस बनाना होता है, अमॉर्टाइज या इम्पेयरमेंट चार्ज करनी होती है। तो जैसे जैसे हम रेवेन्यू रिकग्नाइज कर रहे होते हैं, अकॉर्डिंगली हम उससे रिलेटेड जो कॉस्ट हैं उनको भी प्रॉफिट और लॉस में चार्ज कर रहे होते हैं। तो वन बाय वन इन तीन आइटम्स की तरफ विद एग्जांपल्स चलते हैं। तो सबसे पहले इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम डिस्कस करते हैं तो रिक्वायरमेंट ये है कि एन एंटिटी शेल रिकग्नाइज एज एन एसेट the incremental cost of obtaining a contract with a customer if the entity expects to recover those costs। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए अगर हमने कमीशन पे किया है तो हमें वो कमीशन जो है वो हमारी इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, क्योंकि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ना मिलता तो वो कमीशन ना देना पड़ता। तो साथ ही शर्त ये है कि हम उस कॉस्ट को रिकवर कर सकते हो, क्योंकि अगर हम उस कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पाएंगे तो वो फिर एसेट से बेनिफिट नहीं आने, तो वो एसेट रिकग्नाइज नहीं हो सकता। अब यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि ये जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट हैं ये होती क्या। So incremental cost of obtaining a contract are those costs that an entity incurs to obtain a contract with a customer that it would not have incurred if the contract had not been obtained। यानी कॉन्ट्रैक्ट ना मिलता तो ये कॉस्ट भी ना लगती। तो इंक्रीमेंटल का कॉन्सेप्ट इससे जहन में रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन हो रहा होगा तो ये कॉस्ट लगेगी, उसके बगैर नहीं लगेगी। अब यहाँ पर यह भी जहन में रखना है कि ऐसी कॉस्ट जो कि इनकर हो जाती हैं चाहे कॉन्ट्रैक्ट मिलता या ना मिलता, कॉस्ट लगाई कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए, लेकिन यानी उससे कंफर्म नहीं था कि कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी वो कॉस्ट तो लगनी लगनी थी चाहे कॉन्ट्रैक्ट मिले या ना मिले, तो फिर उसको एक्सपेंस ट्रीट करेंगे अनलेस those costs are explicitly chargeable to customer regardless of whether the contract is obtained। तो हाँ, अगर ये होता है कि एक जो क्लाइंट है वो हमसे कहता है कि आप अपना प्रपोजल सबमिट करवाएं, आपको हम कॉन्ट्रैक्ट देंगे या नहीं देंगे, प्रपोजल बनाने के हम आपको 20,000 चार्जेस देंगे, तो फिर तो हम उसको जो है एक रिसीवेबल के एसेट के तौर पर रिकग्नाइज कर सकते हैं कि ये 20,000 हमें वापस मिल जाने। बट अदरवाइज जो है हमें उसे एक्सपेंस ही रिकॉर्ड करना चाहिए। अब एज अ प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट एंटिटी जो है वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट को भी, हालांकि अभी हमने पढ़ा कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट को एसेट बनाना है, लेकिन आप इंक्रीमेंटल कॉस्ट को भी एक्सपेंस बना सकते हैं। when incurred if the amortization period of the asset that the entity otherwise would have recognized is 1 year or less। अब अगर हमारा जो एसेट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके अगेंस्ट जो रेवेन्यू है वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में आना है जो 6 मंथ में, 8 मंथ्स में, 12 मंथ्स के अंदर जो है वो रिकग्नाइज हो जाना है, तो फिर उस चीज़ को एसेट बनाना और फिर अमोर्टाइज करना वो थोड़ा अननेसेसरी हो जाता है। तो आप अगर समझते हैं कि जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है 1 ईयर और लेस का है, तो फिर आप इंक्रीमेंटल कॉस्ट को कैपिटलाइज ना करें और डायरेक्ट उन्हें एक्सपेंस बना दें। सो इंक्रीमेंटल कॉस्ट पर अब क्वेश्चन एक करते हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये इलस्ट्रेटिव एग्जांपल 36 पर हमने बेस करके डेवलप किया हुआ है। एन एंटिटी अ प्रोवाइडर ऑफ कंसल्टिंग सर्विसेज wins a competitive bid to provide consulting services to a new customer, the entity incurred the following cost to obtain the contract। तो हम कंसल्टेंसी की सर्विसेज देते हैं और उसके लिए एक हमने कंपेटिटिव बिड की है, प्रपोजल दिया, उसमें प्रपोजल को हमने विन किया, और हमारी जो कॉस्ट इनकर हुई कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्टेन करने के लिए वो क्या है। एक तो हमने लीगल फी इनकर की, ड्यू डिलीजेंस की 15,000, ट्रैवल कॉस्ट जो प्रपोजल देने के लिए हमारी टीम गई उस पर 25,000 लगे, हमने अपने सेल्स एम्प्लॉयज़ को जो कमीशन दिया कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुली हासिल हो जाने पर वो 10,000 था, तो टोटल ये 50,000 लगे। Entity also paid discretionary annual bonuses of rupees 100,000 to sales supervisor based on annual sales target, overall profitability of the entity and individual performance evaluation। तो ओवरऑल हमने जो अपने सेल्स सुपरवाइजर थे उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हुए, एक डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है कि भाई परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हुए हमने दे दिया, हम देते ना देते वो हमारी चॉइस थी, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी थी तो हमने उनको 100,000 का ये एनुअल बोनस दिया। सो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि हर कॉस्ट को डिस्कस करें कि क्या वो IFRS 15 के मुताबिक एसेट के तौर पे रिकग्नाइज होनी चाहिए विद रीजनिंग।
तो हम आंसर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल लीगल फीस और ट्रैवलिंग कॉस्ट की, सो इनको तो इनकर होना ही होना था, चाहे हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलता या ना मिलता। सो इस वजह से इनको एक्सपेंस के तौर पे हमें रिकग्नाइज कर देना चाहिए, अनलेस कि ये फिर किसी और स्टैंडर्ड के स्कोप में आती हों, जैसे इससे रिलेटेड जो हमारी चीज़ें हैं वो अगर कोई इंटेंजिबल एसेट बन रहा था या कोई ऐसी चीज़ थी, तो अपेरेंटली दीज वुड बिकम एक्सपेंस, क्योंकि कोई और स्टैंडर्ड इस सिचुएशन में अप्लाई होता अपेरेंटली नज़र नहीं आता, लेकिन अगर अप्लाई होता है तो उसके मुताबिक हम फिर जो है ट्रीटमेंट करेंगे। जब बात आती है कमीशन ऑफ सेल एम्प्लाई की, तो ये एक इंक्रीमेंटल कॉस्ट है और इसको एज एन एसेट रिकग्नाइज होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन ना करते तो फिर अपने एम्प्लॉयज़ को ये कमीशन भी ना दे रहे होते। तो और ये एक्सपेक्टेशन है कि जब हम कंसल्टेंसी सर्विस देंगे तो उससे कॉस्ट रिकवर भी हो जाएगी। जहाँ तक बात है अब फिर एनुअल बोनस की, जो कि डिस्क्रिशनरी है, ये इंक्रीमेंटल टू ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और इस वजह से इसको भी एक्सपेंस के तौर पे चार्ज होना चाहिए। सो द ओनली कॉस्ट दैट वी आर रिकग्नाइजिंग एज एन एसेट वो कमीशन है, जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट थी। बाकी हमने किसी कॉस्ट को भी जो है एसेट के तौर पर रिकग्नाइज नहीं करना इस सिचुएशन में, क्योंकि वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट इशू हमारे पास है कॉस्ट टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट का। अब जो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए सर्टन कॉस्ट इनकर होती हैं, बाज़ों का जो हम कॉस्ट इनकर कर रहे होते हैं वो किसी और स्टैंडर्ड के स्कोप में आती है। जैसे हम एक कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमारी इन्वेंट्री बन रही है, उस पर IS2 अप्लाई होगा। या हमने एक नया प्लांट लिया है ताकि कस्टमर का ऑर्डर पूरा कर सकें, तो वो हमारा IS16 के मुताबिक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। या हमने कस्टमर का ऑर्डर पूरा करने के लिए एक पेटेंट भी एक्वायर किया है, एक नई टेक्नोलॉजी एक्वायर की है ताकि इस तरह के ऑर्डर्स को पूरा कर सकें, तो वो जो पेटेंट है वो हमारा इंटेंजिबल एसेट है, तो फिर तो वो जो है दूसरे स्टैंडर्ड अप्लाई होंगे। लेकिन अगर किसी और स्टैंडर्ड के स्कोप में नहीं आता तो फिर IFRS 15 अप्लाई होगा, और एज पर IFRS 15 एंटिटी एसेट रिकग्नाइज करेगी अगर ये तीन के तीन क्राइटेरिया मीट हो जाएं। Only if those costs meet all of the following criteria. Number one, the cost relate directly to a contract or to an anticipated contract that the entity can specifically identify कि जी ये वाला कॉन्ट्रैक्ट है जिसके लिए हम ये वाली कॉस्ट लगा रहे हैं, और वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है और स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए लग रही है। नंबर टू, कॉस्ट जनरेट और इन्हांस रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी दैट विल बी यूज्ड इन सेटिस्फाइंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द फ्यूचर। उस कॉस्ट से हमारे कुछ ऐसे रिसोर्सेज जनरेट हो रहे हैं जो फ्यूचर में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई करने में काम आएंगे। अगर तो ऐसा है कि हमें वो फ्यूचर में काम नहीं आएगी और बस जो खर्चा लग गया तो लग गया, तो वो एक्सपेंस बनना चाहिए, फिर वो एसेट नहीं बनना चाहिए। हम एसेट बनने की बात कर रहे हैं तो फ्यूचर में बेनिफिट आता हो उसका। तीसरी बात यह कि कॉस्ट एक्सपेक्टेड होकर रिकवर हो जाएंगी, क्योंकि अगर कॉस्ट रिकवर नहीं होगी तो फिर उसका एसेट बनाना अप्रोप्रिएट नहीं होगा। अब ये जो हमारे पास पहला पॉइंट है, इस पर हम फर्दर देखते हैं कि कौन सी ऐसी कॉस्ट होती हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट से डायरेक्टली रिलेट कर सकती हैं। तो इसमें डायरेक्ट लेबर हो सकती है, डायरेक्ट मटेरियल हो सकता है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट की एलोकेशन हो सकती है, कुछ ओवरहेड्स वगैरह हो सकते हैं। कॉस्ट जो एक्सप्लिसिटली कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा ये कस्टमर, ये कॉस्ट हमारी लगेगी तो हम कस्टमर से लेंगे, तो एक्सप्लिसिटली चार्जेबल टू कस्टमर कॉस्ट हो सकती हैं। अदर कॉस्ट जैसे पेमेंट टू सब कॉन्ट्रैक्टर वगैरह वो भी हो सकती हैं। अब कौन सी ऐसी कॉस्ट हैं जिन्हें हम एसेट नहीं बना सकते और उनको हमें एक्सपेंस के तौर पे रिकग्नाइज करना चाहिए, उनकी भी लिस्ट है। जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, अनलेस के वो एक्सप्लिसिटली चार्जेबल टू कस्टमर हो। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेड मटेरियल, लेबर और अदर रिसोर्सेज, भाई हमारा कोई मटेरियल ज़ाया हो जाता है। एक होती है नॉर्मल लॉस, वो तो फिर हमने जो है ना प्राइस के अंदर शामिल किया हुआ होता है कि हमें पता है भाई कस्टमर को 100 यूनिट बनाकर देने हैं, तो मटेरियल जो है ना वो 105 यूनिट का लाना पड़ेगा, क्योंकि 5 यूनिट जितना मटेरियल ना अक्सर वेस्ट हो जाता है, वो तो फिर हमने प्राइस में इंक्लूड किया हुआ होता है। अब नॉर्मल मटेरियल का वेस्टेज हो, लेबर का टाइम का वेस्टेज हो या अदर रिसोर्सेज का वेस्टेज हो, तो उसको आपने फिर एक्सपेंस बनाना है। फिर इसी तरीके से कॉस्ट दैट रिलेट टू सेटिस्फाइड और पास्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, यानी वो कॉस्ट जो उन चीज़ों से रिलेटेड है जो हमारा ऑलरेडी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो चुकी थी, उसका हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर चुके थे। तो जब रेवेन्यू ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है तो उस कॉस्ट को फ्यूचर में लेकर जाने की जरूरत नहीं है, उसको एक्सपेंस बनाएं। इसी तरह अनडिस्टिंग्विश कॉस्ट, यानी अगर एक ऐसी कॉस्ट है जिसके बारे में हमें ये क्लैरिटी नहीं है कि क्या ये फ्यूचर की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन से रिलेट करती है जो कि अनसेटिस्फाइड है, या ये पास्ट की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन से रिलेट करती है जो कि ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुकी है। तो अगर अनडिस्टिंग्विश्ड कॉस्ट हों जिसके बारे में आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे कि भाई वो
पास्ट की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन से रिलेट कर रही है या फ्यूचर की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन से रिलेट कर रही है, तो उसको भी फिर जो है एक्सपेंस बना दें, जो है ना चांस की बेस पर एसेट के तौर पर रिकग्नाइज ना करें। सो एक क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड ऑन इलस्ट्रेटिव एग्जांपल 37 है फ्रॉम IFRS 15। An entity enters into a service contract to manage a customer's IT data center, information technology data center, for 5 years. The contract is renewable for subsequent 1 year period, यानी एक साल से मजीद रिन्यू हो सकता है। एवरेज कस्टमर टर्म जो है वो 7 years की है। Before providing the services, the entity designs and builds the technology platform for the entity's internal use that interfaces with the customer system. तो हम एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म डिज़ाइन और बिल्ड करते हैं जो कि फिर कस्टमर के सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है और उस बेसिस पे कस्टमर को जो है सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। दैट प्लेटफॉर्म इज नॉट ट्रांसफर टू द कस्टमर बट विल बी यूज टू डिलीवर सर्विसेज टू द कस्टमर। वो हम प्लेटफॉर्म जो है कस्टमर को देते नहीं है, रहता हमारे पास है, लेकिन वो कस्टमर को सर्विसेज देने के लिए यूज हो रहा होता है वो पोर्टल। द इनिशियल कॉस्ट इनकर्ड टू सेटअप द टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म आर एज फॉलोज। तो हमारी 40,000 की डिज़ाइन सर्विसेज पे कॉस्ट लगी हैं, हार्डवेयर पे 120,000, सॉफ्टवेयर पे 90,000, माइग्रेशन एंड टेस्टिंग ऑफ डाटा सेंटर पे 100,000। टोटल कॉस्ट 350,000 है और ये स्टैरिक लगा हुआ है दो कॉस्ट के साथ। तो यहाँ पे मेंशन है कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है जो ऊपर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है इसके साथ। Initial setup cost relate primarily to activities to fulfill the contract but do not transfer good or service to the customer, जैसे ऊपर डिस्कस हुआ था। Additionally, the entity assigned 2 employees who are primarily responsible for providing the services to the customer। तो दो में भी हमने स्पेसिफिक एम्प्लॉयज हायर की हूँ और उनको अब हमने सैलरीज देनी होंगी, भाई ये इस कस्टमर का काम आपने देखना है। Although directly incurred as part of providing the service to the customer, the entity concludes that the cost do not generate or enhance resources of the entity। ऑल वो उसी कस्टमर के साथ रिलेट कर रहे हैं लेकिन उनका रूटीन टास्क है, वो कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जिससे कोई एसेट जनरेट हो रहा हो, वो रूटीन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को डिस्कस करना है। अब वन बाय वन सारी कॉस्ट को अगर देखें तो एंटिटी किस तरीके से अकाउंटिंग करेगी। तो इनिशियल सेटअप कॉस्ट में डिज़ाइन सर्विसेज को देखें तो इनको, क्योंकि ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट के तौर पे बताएंगे, तो इनको रिकग्नाइज करेंगे एज एन एसेट और फिर अमोर्टाइज करेंगे ओवर 7 years। अच्छा, इसमें अगर कोई डिज़ाइन सर्विसेज ऐसी होती जो कि कस्टमर से डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ना होती, फिर इन पर IS 38 अप्लाई होता। IS 38 के मुताबिक देखते कि कौन सी डिज़ाइन सर्विसेज जो हैं वो कैपिटलाइज होनी चाहिए और कौन सी एक्सपेंस बननी चाहिए। हार्डवेयर कॉस्ट वो तो हमारा एसेट है तो वो I16 उस पर अप्लाई होगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। सॉफ्टवेयर की कॉस्ट IS 38 अप्लाई होगा। और माइग्रेशन और टेस्टिंग पे भी क्योंकि ये लिखा हुआ है कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है तो उसको भी एसेट के तौर पे रिकग्नाइज करेंगे और ओवर 7 years अमोर्टाइज करेंगे। वंस अगेन अगर ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ना होती इनमें से कुछ अमाउंट तो उसकी अकाउंटिंग फिर हम अकॉर्डिंग टू रेलिवेंट स्टैंडर्ड करते हैं, तो इस पर बेसिकली IS 38 अप्लाई होता है। तो फिर उसको देखते हैं कि उसके मुताबिक एक्सपेंस बनना चाहिए या कैपिटलाइज होना चाहिए। फिर अगर इन 2 एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं तो इनकी जो कॉस्ट है ये एसेट का क्राइटेरिया मीट नहीं कर रही है अंडर IFRS 15, तो फिर इनको पेरोल एक्सपेंस के तौर पे रिकग्नाइज करेंगे जब भी ये कॉस्ट इनकर हो। तो ये हमने कॉस्ट टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिफरेंट जो एलिमेंट्स थे इस एग्जांपल के थ्रू कवर किए। अब हम बात करते हैं अमोर्टाइजेशन एंड इम्पेयरमेंट की। तो जो भी एसेट आप रिकग्नाइज करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का, चाहे वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट का एसेट रिकग्नाइज किया हो या कॉस्ट टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट का आपने रिकग्नाइज किया हो, तो शैल बी अमोर्टाइज्ड ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस that is consistent with the transfer to the customer of the goods or services to which the asset relate। in short, जिस बेसिस पर रेवेन्यू रिकग्नाइज कर रहे हैं उसी बेसिस पर कॉस्ट को अमोर्टाइज कर कर एक्सपेंस बनाएं ताकि मैचिंग कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली फॉलो और आपके पास प्रॉफिट और लॉस की एक रिलायबल फिगर है। An entity shall update the amortization। amortization को अपडेट भी करेंगे to reflect a significant change in timing of transfer to customer and account for it as a change in accounting estimate as per IS 8। तो अगर जिस तरह से डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज हो जाता है तो हम उसके मुताबिक चेंज इन एस्टिमेट की एडजस्टमेंट कर देते हैं, यूजफुल लाइफ चेंज हो जाती है तो एडजस्टमेंट कर देते हैं। ऐसे ही अगर आपका रेवेन्यू की टाइमिंग रिकॉर्ड, रेवेन्यू को रिकग्नाइज करने का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाए तो उसके साथ ही आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की अमोर्टाइजेशन का पैटर्न भी अपडेट कर देंगे और ये चेंज इन एस्टिमेट के तौर पे रिकॉर्ड होगा। यानी प्रीवियस पीरियड्स में जो कर दिया सो कर दिया, अब जो एडजस्टमेंट है वो करंट पीरियड में आप करेंगे। फर्दर इंपेयरमेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इंपेयरमेंट होगी तो वो प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड करेंगे। और इंपेयरमेंट कब होगी? जब कैरिंग अमाउंट एक्सीड करेगी नेट इंक्रीमेंटल बेनिफिट।
अब नेट इंक्रीमेंटल बेनिफिट क्या होता है? नेट इंक्रीमेंटल बेनिफिट का मतलब है कि जो मज़ीद हमें रेवेन्यू मिलना है, रिमेनिंग एक्सपेक्टेड कंसिडरेशन, और मज़ीद जो हमारी कॉस्ट लगनी है। सो लेट्स से कि हमने एक कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिकॉर्ड किया हुआ है 100 पे। उस कॉन्ट्रैक्ट में जो हमारी फर्दर हमें पैसे मिलने हैं क्लाइंट से, वो मिलने हैं 150, और हमारी जो फर्दर कॉस्ट इनकर होनी है इन 150 का रेवेन्यू क्लाइंट से लेने के लिए, वो लेट्स से कि हम कहते हैं कि 90 है। तो हमारा नेट इंक्रीमेंटल बेनिफिट 150 माइनस 90 वुड बी 60। अब कैरिंग अमाउंट एक्सीड कर रही है नेट इंक्रीमेंटल बेनिफिट से, 100 एक्सीडिंग 60, कितने से? 40 से। तो आप इम्पेयरमेंट लॉस प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड कर देंगे 40 का। एक जो है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो अमॉर्टाइजेशन से रिलेट करेंगे। क्वेश्चन 3 है जो इलस्ट्रेटिव एग्जांपल 37 पे हमने बेस करके डेवलप किया है। X Limited wins a 5-year contract to provide a service to a customer. The contract is renewable for subsequent 1 year period. The average customer term is 7 years. तो हम 7 years को ही बेस बनाएंगे रेवेन्यू के लिए। The contract contains a single performance obligation satisfied over time. X Limited recognize revenue on a time basis. कॉस्ट इनकर्ड जो फर्स्ट ईयर में है और फोरकास्ट फ्यूचर कॉस्ट है वो गिवन है कि अब तक हमारी जो कॉस्ट लग चुकी है वो 10,000 है। एस्टिमेट जो फ्यूचर कॉस्ट का है वो 18,000 है। टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट 28,000 बन जाएंगी। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि इन कॉस्ट को कैसे रिकग्नाइज करें। तो हमारा कॉस्ट को रिकग्नाइज करने की बेसिस क्या होंगी? बेसिस वही होंगी जो रेवेन्यू को रिकग्नाइज करने की बेसिस, क्योंकि रेवेन्यू टाइम बेसिस पर रिकॉर्ड होगा ओवर 7 ईयर्स। तो सेम बेसिस जिस पर रेवेन्यू रिकग्नाइज होगा उसी पर हमारी कॉस्ट रिकग्नाइज होंगी ओवर 7 ईयर्स। तो जो अमाउंट हमारी पर एनम रिकग्नाइज होनी चाहिए 28,000 की टोटल कॉस्ट ओवर 7 ईयर्स, दैट वुड बी ₹4,000 पर एनम। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4। ये आई कैप स्टडी टेक्स्ट 2021 में चैप्टर से एक एग्जाम्पल हमने बेसिकली ली है। X Limited wins a contract to build an asset for a customer. It is anticipated that asset will take 2 years to complete. तो 2 साल की उसकी टर्म है। Contract contains a single performance obligation. Progress to completion is measured on an output basis. यानी टाइम बेसिस को फॉलो नहीं कर रहे वो आउटपुट बेसिस को देख रहे हैं। एट द एंड ऑफ ईयर 1 एसेट 60% कंप्लीट है और जो कॉस्ट इनकर हुई है वो अब तक 10,000 लग चुकी है, फर्दर 18,000 लगनी है। टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट 28,000 की है। इन कॉस्ट को हम कैसे रिकग्नाइज करें? सो बेसिस फॉर रिकग्नाइजिंग कॉस्ट जो है वो सेम होगा जो रेवेन्यू को रिकग्नाइज करने का है, क्योंकि एसेट 60% कंप्लीट है तो रेवेन्यू भी 60% रिकग्नाइज हो रहा है, तो हम इस सिचुएशन में कॉस्ट भी 60% ही रिकग्नाइज करेंगे। तो टोटल कॉस्ट हमारी एक्सपेक्टेड है 28,000, काम कंप्लीट है 60%, तो जो अमाउंट हम रिकग्नाइज करेंगे वो होगी 28,000 का 60%, 16,800। तो बेस कॉन्सेप्ट ये है कि आपने जो कॉस्ट को रिकग्नाइज करना है वो मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करते हुए करना है। जिस बेसिस पर आप रेवेन्यू को रिकग्नाइज कर रहे होंगे उसी बेसिस पर उससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को भी आप रिकग्नाइज कर रहे होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।